नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, यूपी टेट 2026 के प्रैक्टिस के लिए आज हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए, जिसका सेट नंबर 1 आज है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं यूपी टेट 2026 का प्रैक्टिस। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन लिखा है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया है? दोस्तों, हमारे टीचर स्कूल यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाकर देखिए, हमने आपको कई सिद्धांत और इसकी शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में समझाया है। तो दोस्तों, हमने आपको समझाया था कि जब भी सिद्धांत में सामाजिक की बात आ जाए, तो आप जानते ही हैं बच्चे के विकास का संपूर्ण आधार उसका समाज होता है। यानी कि यहाँ पर बात सामाजिक की हो रही है और ये सामाजिक वाला टर्म दिया है लेव वाइगोत्स्की ने। तो पहले वाले क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाइगोत्स्की। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। निकटस्थ विकास क्षेत्र यानी कि जेडपीडी की अवधारणा किसने दी है? दोस्तों, जेडपीडी कहते किसे हैं, पहले इस बात को समझिए। मान के चलिए यूपी टेट में किसी बच्चे के 89 मार्क्स आ रहे हैं। ये बच्चे के खुद के मार्क्स हैं, यानी कि बिना किसी सहायता के। दोस्त, बच्चा अपना खुद मेहनत कर रहा है, खुद पढ़ रहा है, तो उसके कितने मार्क्स आ रहे हैं? 89। मान के चलिए बच्चे ने कहा कि लाइए हम अब कोचिंग ज्वाइन करते हैं। कोचिंग का काम होता है बच्चे को एडिशनल हेल्प देना। बच्चे ने कोचिंग की, मेहनत की और इसके बाद बच्चे के आए 100 नंबर। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर बच्चे ने सहायता ली है। सहायता का मतलब हुआ कोचिंग की सहायता। तो देखिए, बच्चे का विकास हुआ है कि नहीं हुआ? 89 नंबर से 100 नंबर आए हैं, यानी कि बच्चे का विकास हुआ है। और देखिए, 89 से 100 नंबर लगभग पास पास का मामला है, आसपास नंबर है 89 से 100। यानी कि हिंदी में बात करें तो इसको बोलेंगे हम समीप या निकट। अब बताइए, किसी ना किसी क्षेत्र में विकास होगा कि नहीं होगा? तो हमने लिख दिया क्षेत्र। अब बताइए, ये पढ़ाई का क्षेत्र है तो हम लिख देंगे समीपस्थ। तो हमने यहाँ पर एक लिख दिया स्थ लगा दिया और यहाँ पर भी अस्थ लगा दिया। तो हम बोल सकते हैं समीपस्थ या निकटस्थ विकास का क्षेत्र। देखिए, ये जो इनके बीच का अंतर आपको दिखाई दे रहा है ना, 89 और 100 के बीच का अंतर, इसी को वाइगोत्स्की साहब ने जेडपीडी बताया है। तो जेडपीडी की अवधारणा किसने दी है? लेव वाइगोत्स्की में। तो दूसरे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, लिखा हुआ है क्रियात्मक अनुबंधन ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के जनक कौन है? तो दोस्तों, ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्रियात्मक अनुबंधन या क्रिया प्रसूत, इसी को हम कहते हैं पुनर्बलन। पुनर्बलन, पुनर्बलन को इंग्लिश में कहा जाता है रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट, ये कई नाम है, लेकिन मैं आपको एक हिंट दे दूं कि आपको हमेशा एक वर्ड याद रखना है, ऑपरेंट। किस सिद्धांत में आपको ऑपरेंट वर्ड याद रखना है? तो आपको याद रखना है स्किनर साहब में। स्किनर साहब ने सिद्धांत दिया था, इसी को क्रियात्मक अनुबंधन कहते हैं, इसी को क्रिया प्रसूत का सिद्धांत कहते हैं, इसी को पुनर्बलन का सिद्धांत कहते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, स्किनर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है स्किनर का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो देखिए, अभी आपने क्वेश्चन नंबर 3 ही कंप्लीट किया है, तो स्किनर का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो बताइए, ऑप्शन ए, बी, सी, डी में आप कौन सा सही बताएंगे? तो देखिए, अभी आपने पढ़ा है क्रियात्मक अनुबंधन या क्रिया प्रसूत या पुनर्बलन। पुनर्बलन, ये सभी सिद्धांतों के प्रतिपादक या इन सिद्धांतों के जनक कौन है? स्किनर।
तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास। दोस्तों आपको बखूबी हमने बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझाया है कि देखिए संज्ञानात्मक 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 विकास का सिद्धांत दिया है दोस्तों जीन प्याजे ने, जीन प्याजे ने। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था कौन सी है? दोस्तों जीन प्याजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में बताया है कि बालक का विकास, किसका विकास? बालक का विकास 4 चरणों में होता है। पहला चरण होता है सेंसरी मोटर स्टेज, यानी कि यहां पर है 0 से 2 साल। दूसरा है प्री ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल, इसकी उम्र है 2 से 7 साल। तीसरा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, इसकी उम्र है 7 से 11। और चौथा है फॉर्मल ऑपरेशनल, यानी कि 11 से मेच्योरिटी। मुख्य 4 अवस्थाओं में बालक का विकास होता है, ये जीन प्याजे साहब ने बताया है। तो देखिए कह रहा है जीन प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था कौन सी है? तो देखिए प्रथम अवस्था कौन सी है? सेंसरी मोटर स्टेज, जिसको हम लोग संवेदी गामक या पेशीय अवस्था या इंद्रिय अवस्था के नाम से भी जानते हैं, कई नाम है। इसकी उम्र कितनी है? 0 से 2 साल, या कहीं कहीं 0 से 3 साल भी कह देते हैं, तो 1 आध साल का चल जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिए जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों आप अपना रिवीजन भी कर सकते हैं। सी वाला पहली अवस्था है, बी ऑप्शन नंबर ए दूसरी अवस्था है, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी तीसरी अवस्था है, और ऑप्शन नंबर बी चौथी अवस्था है। आपका रिवीजन भी होता रहेगा चारों ऑप्शंस को देखते हुए। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। लिखा है आगमन विधि के जनक कौन है? इंडक्टिव मेथड। देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि आगमन विधि कहते किसे हैं। यदि आपको इस विधि में कोई कठिनाई आ रही हो, याद करने में समस्या हो, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहां पर हमने बहुत ही टेक्निकल तरीके से आपको बात समझाई है। आपको वहां पर याद नहीं करना पड़ेगा, वीडियो एक बार आप देखेंगे आप समझ जाएंगे। देखिए आगमन विधि लिखा हुआ है आगमन। चलिए भाई आगमन, पहला लेटर क्या लिखा है? आ। तो आगमन, आ से आगमन और आ से अरस्तु। तो देखिए आगमन विधि के जनक कौन हो गए? अरस्तु। अब देखिए आगमन विधि होती क्या है। आगमन का मतलब हुआ पहले आप बच्चे को उदाहरण बताएंगे और बाद में नियम। ये दोस्तों विधि ऐसी विधि होती है जिससे बच्चे ज्यादा अच्छे तरीके से सीखते हैं। आप पहले बच्चों को उदाहरण के माध्यम से समझाइए और फिर बाद में उसके नियम बताइए। इसी विधि को कहा जाता है आगमन विधि। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। लिखा है दोस्तों निगमन विधि के जनक कौन है? दोस्तों आगमन और निगमन विधि एक ही है। एक ही का मतलब ये दोनों एक ही जनक के द्वारा दी गई हैं। तो निगमन विधि के भी जनक कौन हो जाएंगे? अरस्तु। जरा देखिए निगमन विधि क्या होती है, समझिए इस बात को। पहला लेटर क्या लिखा है? नी। नी से निगमन और नी से नियम। जहां पर पहले नियम बताए जाएं और बाद में उसके उदाहरण बताए जाएं तो वो विधि कौन सी होती है? निगमन। यानी कि ये रटने के लिए ज्यादा प्राथमिकता देती है। तो दोस्तों आपको पता ही है बच्चे को रटवाना नहीं है, बच्चे को समझाना है। तो इसीलिए प्राथमिक स्तर में इस विधि का प्रयोग ना के बराबर किया जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ।
प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है? तो देखिए भाई, ज्यादा प्रश्न कौन पूछेगा? अरे जिसको ज्यादा जानकारी होगी, यानी कि जो ज्यादा घुमक्कड़ होगा। घुमक्कड़ का मतलब घूमने वाला होगा। तो आप सभी इस बात को बखूबी जानते हैं, सुकरात एक दार्शनिक थे। तो सुकरात जब ज्यादा घूमेंगे तो ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे। भाई मान के चलो हम कैलिफोर्निया घूम के आए हैं, तो कैलिफोर्निया से रिलेटेड क्वेश्चंस हम ही तो पूछेंगे। तो घुमक्कड़ कौन थे? सुकरात। तो प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन हो गए? सुकरात। ऑप्शन नंबर ए। लिखा है समस्या समाधान विधि के जनक कौन? तो देखिए भाई, प्रश्न भी तो एक समस्या होती है। प्रश्न भी तो एक समस्या होती है। तो प्रश्न का क्या होता है? उत्तर। अरे जो प्रश्न पूछेगा वही उत्तर बताएगा। समस्या क्या क्या होता है? समाधान। अरे जिसने समस्या खड़ी की है, समाधान उसी के पास होगा। तो दोनों एक ही टर्म्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो प्रश्नोत्तर विधि के जनक यदि सुकरात हैं, तो समस्या समाधान विधि के भी जनक कौन हो जाएंगे? सुकरात हो जाएंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। खेल विधि के जनक कौन है? बहुत बढ़िया। देखिए मैं आपको बहुत टेक्निकल तरीके से याद कराता हूं। खेल विधि, आप हमें बताओ। खेल, खेल मतलब खेलना। आजकल बच्चे खेलने जाते हैं, तो देखिए माँ की जिम्मेदारी क्या होती है कि अगर बच्चा कहीं खेलने जा रहा है तो उसको खाने और पीने के लिए कुछ पैक कर दें। तो गर्मी का सीजन है, पीने के लिए आप ठंडी चीज देंगे। तो ठंडे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोल्ड। और ठंडी चीज अच्छी लगती है ना, तो अच्छी को बोलते हैं वेल। और खाने के लिए अगर आप कुछ देंगे तो पहले हमको बनाना पड़ेगा, और बनाने को इंग्लिश में बोलते हैं कुक। आपका आंसर सामने है, कोल्ड, वेल एंड कुक। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। लिखा है क्वेश्चन नंबर 12, मैकडूगल का सिद्धांत किससे संबंधित है? दोस्तों बखूबी आप लोग इस बात को जानते हैं कि मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया है। और दोस्तों मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी होती है? 14। तो मूल प्रवृत्तियों का संबंध किससे होता है? संवेग यानी कि इमोशंस से। तो अगर 14 मूल प्रवृत्ति हैं तो संवेग भी कितने होंगे? 14। तो दोस्तों आपको ये बात याद रखनी है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मैकडूगल के मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 14। तो क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है मैकडूगल का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो दोस्तों मैकडूगल का सिद्धांत मूल प्रवृत्तियों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 में लिखा है पलायन मूल प्रवृत्ति का संबंधित संवेग है। पलायन, दोस्तों पलायन जानते हैं क्या होता है? एक स्थान को छोड़कर, मतलब ए से आप बी की तरफ जा रहे हैं, एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान की तरफ जाना पलायन कहलाता है। तो पलायन किस वजह से होता है? तो दोस्तों पलायन का कारण होता है डर। तो देखिए यहां पर भय लिखा है, तो इसको स्लैश में हम डर भी बोल सकते हैं। तो 13 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। लिखा है युयुत्सा, कई बार मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए। युयुत्सा, युयुत्सा का मतलब होता है लड़ने की इच्छा। दोस्तों लड़ने की इच्छा कब होती है? जब किसी भी व्यक्ति के अंदर क्रोध उत्पन्न होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रोध। लिखा है क्वेश्चन नंबर 15, निवृत्ति मूल प्रवृत्ति का संवेग क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए निवृत्ति, निवृत्ति मूल प्रवृत्ति का संवेग है। तो दोस्तों कहते हैं ना, इस आदमी से तो निवृत्ति पालो। क्या पालो? निवृत्ति। निवृत्ति का मतलब छुटकारा पालो। कब हम लोग ऐसा वर्ड बोलते हैं? जब उस व्यक्ति से आप घृणा करने लगते हैं। तो निवृत्ति का संबंध किससे हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, घृणा से। लिखा है जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति का संवेग क्या है? देखो लिखा है जिज्ञासा,
जिज्ञासा का अर्थ क्या होता है? जानने की इच्छा रखने वाला। तो आप हमें बताओ, आदमी को कब इच्छा होगी किसी भी चीज को जानने की? जब किसी भी वस्तु या किसी भी चीज को देखकर व्यक्ति आश्चर्य में पड़ेगा, तो जानने की इच्छा रखेगा ना कि ये कैसे हुआ। तो जिज्ञासा का मूल प्रवृत्ति का संवेग हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आश्चर्य। देखिए क्वेश्चन नंबर 17। दोस्तों मैं आपसे दोबारा इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि आप हमारे टीचर्स गोल चैनल की CDP 2026 की प्लेलिस्ट में जाइए और आपको मुख्यालय कई वीडियोस आपको मिलेंगे जो बहुत ही टेक्निकल तरीके से समझाए गए हैं। आपको याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, एक बार देखिए जाके। लिखा है NIOH का मुख्यालय कहाँ है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिकल हैंडीकैप्ड। ओ का मतलब हुआ ऑर्थोपेडिकल, ऑर्थो। तो देखो भाई, ओ देखिए, हमारी जो ममता दीदी है ना, ममता दीदी, ये ज्यादातर कैसे कहती हैं? ओ आदमी को बुला के लाओ। मतलब जो कोलकाता या पश्चिम बंगाल के लोग होते हैं ना, कहते हैं ओ आदमी को बुला के लाओ। उस आदमी को क्या कहते हैं? ओ आदमी। तो ज्यादातर शब्द ये लोग कैसे निकालते हैं? ओ। तो इंग्लिश में वो ऐसे लिखा जाता है। तो ममता दीदी इस वर्ड को बोलती हैं। तो ममता दीदी कहाँ की रहने वाली हैं, या मतलब कहाँ पर हैं? कोलकाता में है। तो NIOH का मुख्यालय कहाँ पर हो गया? कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 18, देखिए कितना रिलेटिव क्वेश्चन है। NIOH का पूरा नाम अभी आपने पढ़ा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए हियरिंग है नहीं, विजुअली है नहीं, मेंटल है नहीं, तो कौन सा हो जाएगा? ओ फॉर ऑर्थोपेडिकली। क्वेश्चन नंबर 19, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या लिखा हुआ है? NIVH का मुख्यालय कहाँ है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअल हैंडीकैप्ड, VISUAL। देखिए विजुअल का मतलब होता है देखना। क्या होता है? देखना। तो भाई आप हमें बताओ, देखना मतलब आंखों से देखना। तो आप हमें बताओ, गर्मियों की छुट्टी में आप कैसी जगह जाना पसंद करते हो जहाँ का मौसम आपको देखने में बहुत अच्छा लगे? आप बताइए, उत्तराखंड में देहरादून आप घूमने नहीं जाते हैं कि जिससे आपको वहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा मिले? तो NIVH का मुख्यालय क्या हो जाएगा? देहरादून। क्वेश्चन नंबर 20, NIMH ब्रैकेट में लिखा हुआ है मेंटल, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हैंडीकैप्ड। देखिए जरा, मेंटल, मेंटल इंग्लिश में लिखिए मेंटल। ठीक। दोस्तों सुबह सुबह जब हम कहीं जाते हैं या स्कूल जाते हैं या पढ़ने जाते हैं, तो मान के चलिए आपको खुद ही खाना बनाना है और आपकी इच्छा हुई आज कि हम पूड़ी खाएंगे। क्या खाएंगे? पूड़ी। तो आप सभी को पता है, पूड़ी आप बनाएंगे तो कढ़ाई में आप तेल डालेंगे। ये देखो ये कढ़ाई है, कढ़ाई। कढ़ाई में आप क्या डालेंगे? तेल डालेंगे। आपको देर हो रही है, आप जल्दी जल्दी काम करने की कोशिश कर रहे हैं, और मान के चलिए धीमे धीमे तेल क्या हो गया? गर्म हो गया। और धोखे से जल्दीबाजी के चक्कर में वो गर्म तेल की एक बूंद आपके ऊपर गिर जाए, तो आप क्या कहते हैं? जैसे ही गर्म तेल की बूंद हमारे ऊपर पड़ी, हम पागल जैसे हो गए। कैसे हो गए? पागल जैसे हो गए। पागल जैसे कब हो गए? जब गर्म तेल की बूंद आपके ऊपर पड़ी। तो पागल जैसे कब हुए? जब गर्म तेल पड़ा। तो तेल से देखो क्या हो गया? तेलंगाना। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21, 21 में लिखा है NIPH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल हैंडीकैप्ड का मुख्यालय कहाँ है? देखिए फिजिकल, फिजिकल, मैं कह रहा हूं आप क्या इसको पॉलिटिकल नहीं बोल सकते हो? मतलब बोलने का मतलब पॉलिटिकल नहीं समझ सकते हो? बिल्कुल समझ सकते हैं। और देखिए ऊपर लिखा है UPTET। तो भाई यूपी के पॉलिटिशियन कहाँ पर बैठते हैं? तो आप सभी को पता है यूपी के पॉलिटिशियन कहाँ बैठते हैं? लखनऊ में। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए
क्वेश्चन नंबर 22, डिसलेक्सिया। दोस्तों दोबारा मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आपको इन शब्दों को याद करने में कठिनाई हो रही है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया गया है। आप शब्द देखेंगे, आपको ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा आंसर देंगे। देखिए लिखा है डिसलेक्सिया, डिस तो आप हटा दो, ये लिखा है लेक्सिया, लेक्सिया का मतलब हुआ लक्ष्य। तो देखो बड़े बूढ़े कहते हैं बेटा पढ़ लो, क्या कर लो, पढ़ लो। अगर पढ़ोगे नहीं तो अपने किसको नहीं प्राप्त कर पाओगे, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे। यानी कि लक्ष्य को प्राप्त कब नहीं कर पाओगे, जब आप पढ़ोगे नहीं। तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, पढ़ने से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए लिखा है डिसग्राफिया किससे संबंधित है। तो देखिए कहते हैं ना पैराग्राफ चेंज करके लिखो, तो ग्राफिया में, ग्राफ में क्या होता है, लिखना। तो देखिए डिसग्राफिया किससे संबंधित है, लिखने से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। क्वेश्चन नंबर 24, 24 लिखा है डिसकैलकुलिया किससे संबंधित है। दोस्तों शायद ही है कोई जो इसका आंसर ना बता पाए। कैलकुलिया मतलब कैलकुलेटर, और भाई कैलकुलेटर में क्या होता है, गणितीय गणनाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 25, डिसफेजिया, डिसफेजिया किससे रिलेटेड है। मैंने आपको पहले ही बताया डिस हटा दो, लिखा है फेजिया। तो दोस्तों इंग्लिश मीडियम के बच्चे कहते हैं तुम हमें फेस नहीं कर पाओगे, तुम हमें क्या नहीं कर पाओगे, फेस। फेस कब नहीं कर पाओगे, जब तुम बोल नहीं पाओगे। अरे दो लोगों की लड़ाई है, एक आदमी ज्यादा बोलने वाला है, एक कम। तो ज्यादा जो बोलता है तो वो यही कहता है ना तुम हमें फेस नहीं कर पाए, यानी कि तुम हमें फेस कब नहीं कर पाए, जब आप बोल नहीं पाए। तो बोलेंगे कैसे, भाषा और वाणी से। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26, डिस्प्रेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया। देखिए डिस को हटाइए, लिखा है प्रेक्सिया। प्रेक्सिया को आप क्या ये समझ सकते हैं, लिखा है प्रेशर। किसी भी व्यक्ति पे जब कोई प्रेशर पड़ता है तो व्यक्ति अपने स्थान को छोड़ देता है, इस बात को आप प्रैक्टिकली जानते ही होंगे। तो व्यक्ति अपनी जगह को छोड़ेगा कब, जब उसके शरीर में गति आ जाएगी। तो देखिए लिखा है गतिशील कौशल या शारीरिक समन्वय कौशल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, डिस्थीमिया। देखिए डिस हटाइए, लिखा है थीमिया। मैं हिंदी में लिख देता हूं थीमिया। थीमिया को समझ सकते हैं क्या, लिखा है थमना। थीमिया का मतलब थमना। दोस्तों अगर किसी की सांसें थम जाएं, इसका मतलब है कि उसका नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर दिया। तो भाई नर्वस सिस्टम काम करना कब बंद करता है, जब किसी भी व्यक्ति की सांसें थम जाती हैं। तो देखिए स्नायु तंत्र या अवसाद। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 28 देखिए स्कैफोल्डिंग की अवधारणा किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है। SCAFFOLDING स्कैफोल्डिंग। दोस्तों स्टार्टिंग के 3 लेटर तो पहले आप हटा दो। अब बताओ क्या लिखा है, फोल्डिंग। आपने फोल्डिंग पलंग देखा है क्या। तो देखिए दोस्तों फोल्डिंग पलंग का काम क्या होता है, रात में हम फोल्डिंग को बिछा लेते हैं, आराम करते हैं, सुबह होती है हम फोल्डिंग को फोल्ड करके रख देते हैं। तो दोस्तों फोल्डिंग का जब काम पड़ा तो हमने फोल्डिंग को बिछाया, और जब हम सो चुके तो हमने फोल्डिंग को फोल्ड करके साइड में रख दिया। तो फोल्डिंग कोई स्थायी तो थी नहीं कि ये बिछी रहेगी या फोल्ड ही रहेगी। यानी कि जब काम पड़ा तो हमने बिछा लिया, और जब काम पड़ा तो हमने उसको हटा दिया। तो यानी कि फोल्डिंग एक अस्थायी चीज है कि नहीं, यहां से वहां उठा के रख दो तो कैसी है, अस्थायी। तो सबसे पहले इस बात को समझिए कि ये कैसी सहायता होती है, अस्थायी सहायता होती है। स्कैफोल्डिंग कैसी सहायता होती है,
अस्थायी सहायता होती है। और दोस्तों, अस्थायी सहायता या स्कैफोल्डिंग की अवधारणा आपको पता है किसने दिया है? लेव वाइगोत्स्की ने। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। लिखा है सकारात्मक पुनर्बलन पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का संबंध किससे है? अभी दोस्तों आपने पढ़ा है क्रिया प्रसूत या पुनर्बलन। पुनर्बलन, अब आपको पता है पुनर्बलन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव में आता है प्रशंसा करना या पुरस्कार देना, और नेगेटिव में आता है पनिशमेंट यानी कि दंड देना। तो देखिए, प्रशंसा करना, पुरस्कार देना पॉजिटिव में आता है, और ये दोनों सिद्धांत क्रिया प्रसूत या पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया है? स्किनर ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 30, प्याजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष की आयु किस अवस्था में आती है? तो देखिए, प्याजे ने बताया है कि बालक का विकास 4 चरणों में पूरा होता है। पहला चरण है 0 से 2 साल, दूसरा है 2 से 7 साल, तीसरा है 7 से 11 साल, और चौथा है 11 से परिपक्वता या मेच्योरिटी तक। तो देखिए भाई, संवेदी गामक ये पहली अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक दूसरी अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक तीसरी अवस्था है, और चौथी अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो देखिए, 7 से 11 साल में कौन सी अवस्था आ रही है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू।